हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम ब्लॉक 3 में यूनिट नंबर 8, 9 और 10 तीनों यूनिट को कवर कर रहे हैं, जिससे कि ब्लॉक 3 कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा जो कोर्स नंबर फर्स्ट है डीएलएड NIOS में 501 वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे कोर्स की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। इस यूनिट में, तीनों यूनिट में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हम केवल उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है उनको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात की जा रही है NCF 2005 की। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। हालांकि मैं इसकी अलग से वीडियो पेडागोजी में बनाऊंगी, ठीक है, लेकिन NIOS में जो जो चीज़ें दी हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है। तो NCF में यहाँ पे 5 एरियाज को बताया गया है। NCF में आपको याद रखना है कि 5 प्रमुख क्षेत्र है और उन क्षेत्रों पे इस पूरे डॉक्यूमेंट में बात की गई है। तो सबसे पहला क्षेत्र है NCF का करिकुलम एरिया, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट। ठीक है, जहाँ पे पाठ्यचर्या क्षेत्र है, विद्यालय का स्तर या फिर आंकलन, ये है पहला क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र क्या है? सिस्टमैटिक रिफॉर्म करना, यानी कि सर्वांगीण सुधार करना बच्चे की लर्निंग में। तीसरा स्टेज आता है पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य, जो कि सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है NCF में। चौथे पे आता है अधिगम और ज्ञान, और फिफ्थ पे आता है विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। तो ये 5 जो है एरियाज हैं NCF 2005 के। आगे बढ़ते हैं। NCF 2005 के अनुसार एक टीचर को इन प्रश्नों से अवगत होना चाहिए। तो NCF के अनुसार एक टीचर को कौन कौन से प्रश्न है जो एक टीचर को पता होना चाहिए, वो यहाँ पे कहा गया है। तो सबसे पहला है शैक्षिक प्रयोजन। ठीक है, यानी एजुकेशनल प्लानिंग की बात की जा रही है। शैक्षिक प्रयोजन में क्या है कि ऐसे शैक्षिक प्रयोजन जिनको पाने के लिए एक विद्यालय को प्रयास करना है। ठीक है, तो देखो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे पहले जो प्रयोजन है यानी प्लानिंग है, उनको प्राप्त करने के लिए एक स्कूल को कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला टीचर को ये प्रश्न पता होना चाहिए, यानी कि कुछ क्वेश्चंस है जो टीचर खुद से पूछेगा। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न पूछेगा कि ऐसे शैक्षिक प्रयोजन जिनको पाने के लिए एक विद्यालय को प्रयास करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसे शैक्षिक अनुभव जिनको प्रदान करने से अधिगम की प्राप्ति हो सकती है या हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है शैक्षिक प्रयोजन, दूसरा है शैक्षिक अनुभव जिनको हमें प्राप्त करना है, तीसरा है शैक्षिक अनुभवों को सार्थक कैसे बनाया जाए। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है जो टीचर को पूछना चाहिए कि जो एक्सपीरियंसेस हम बच्चों को दे रहे हैं, जो हम उनको सिखा रहे हैं, वो सार्थक कैसे बने। उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम आयोजित कैसे करें, सिस्टमेटिकली कैसे आयोजित करें कि जो लर्निंग है वो क्या बने, मीनिंगफुल बने। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि अधिगम की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, इसको कैसे इंश्योर करें, इसकी पुष्टि कैसे करें। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न हैं जो एक टीचर को अवगत होना चाहिए, यानी उसको अच्छे से भली भांति इस चीज से परिचित होना चाहिए। पहला है शैक्षिक प्रयोजन, दूसरा है शैक्षिक अनुभव, तीसरा है कि उन अनुभवों को कैसे सार्थक बनाएं, और चौथा है कि उन अनुभवों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, इसको इंश्योर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्री सर्विस टीचिंग प्रोग्राम। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इन सर्विस और प्री सर्विस में। तो पहली बात, प्री सर्विस टीचिंग प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण, यानी कि ऐसा प्रशिक्षण जो हम सेवा में रहने से पूर्व देते हैं, यानी कि विद्यालय में ज्वाइन करने से पहले जहाँ टीचर्स को क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस प्रकार की जो ट्रेनिंग होती है वो 3 लेवल पे की जाती है। पहला लेवल है प्री स्कूल लेवल, दूसरा है प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में आप देखोगे डाइट्स बहुत सारे हैं ना जो कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं, और तीसरा है माध्यमिक स्तर पर। तो 3 स्तर पर जो है प्री सर्विस टीचिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराया जाता है, प्री स्कूल पे, प्राइमरी पे और सेकेंडरी पे। तो ये तीनों लेवल याद रखो। एंड जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो राजकीय भी हो सकता है, वो प्राइवेट भी हो सकता है, और वो गैर सहायता प्राप्त भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि कोई इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो सरकारी होते हैं, कुछ ऐसे आप देखोगे ट्रेनिंग होती हैं जो प्राइवेट होती है खुद की। तो ये सब जो है कि किसी भी प्रकार से जो इन प्री सर्विस टीचिंग प्रोग्राम है वो हो सकता है।
आगे बढ़ेंगे, अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण क्या होता है, यानी कि अभी हम प्री सर्विस पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे इन सर्विस टीचिंग प्रोग्राम क्या होता है। तो इन सर्विस टीचर प्रोग्राम का जो जिक्र है वो 1986 की पॉलिसी ने किया, यानी कि इसका जो कंसेप्ट है इन सर्विस टीचिंग प्रोग्राम का वो किसने दिया, वो दिया NEP 1986 की पॉलिसी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक फुल फॉर्म पूछी जाती है PMOST। ठीक है, तो PMOST की फुल फॉर्म है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। ये जो PMOST है ये 1986 से 1990 तक चला था, जब NEP 1986 की पॉलिसी आई उसी दौरान इसको भी लॉन्च किया गया था, ताकि हम अध्यापकों को क्या करें, सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करें। और किसके सहयोग से चलाया गया, NCERT और SCERT दोनों की सहयोग से इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। ठीक है, और ये किसके अंदर आता है, इन सर्विस टीचर प्रोग्राम के अंदर आता है। इन सर्विस मतलब क्या है कि जब अध्यापक सर्विस में है, अध्यापक विद्यालय में ऑलरेडी पढ़ा रहा है, तब उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसको इन सर्विस कहा जाता है। ओके, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखो अभी हमने PMOST पढ़ा, अब आता है SOPT। तो ये SOPT क्या है ये भी याद रखना। SOPT की फुल फॉर्म होती है अ स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स। तो PT का मतलब है यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स। ठीक है, प्राइमरी टीचर से याद रखना। यहाँ पे ST का मतलब था स्कूल टीचर्स, और यहाँ पे ऊपर जो है ST का मतलब था स्कूल टीचर्स, और PT का मतलब यहाँ पे क्या है, प्राइमरी टीचर्स। तो ये दोनों ही जो है PMOST और SOPT ये दोनों ही इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आता है। और इसमें ये जो SOPT है ये 1993 से 1994 चला, यानी 1 साल तक चला। इसका मेन एम क्या था, SOPT का मेन एम था कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को लागू करना, जो MLL है उसको लागू करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, आपको पता है कि 1986 की जो पॉलिसी आई उसके अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लॉन्च किया गया। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब होता है कि प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी विद्यालय में जितनी भी जो फैसिलिटीज हैं बच्चों को वो हम प्रोवाइड करें, वो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का हम यूज करेंगे, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का यूज करेंगे। ये तीनों चीजों को लागू करना SOPT का मेन एम था, और इसी प्रकार की ट्रेनिंग में हम टीचर्स को यहाँ पे देंगे, ओरिएंटेशन उनका करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि PMOST और SOPT अगर पूछेगा एग्जाम में तो आप कर लोगे कि क्या बेसिकली इसमें कहा गया है, किस चीज पे जोर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है विशेष आवश्यकता के लिए अध्यापक प्रशिक्षण, यानी कि कुछ ऐसे अध्यापक प्रशिक्षण हम देते हैं जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दी जाती है, जो स्पेशल स्टूडेंट बच्चे होते हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले कौन से बच्चे आते हैं, CWSN बच्चे आते हैं। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में कि CWSN की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका मतलब होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, तो फुल फॉर्म इसमें पूछा जाता है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, करिकुलम फॉर टीचर्स एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल कौन डेवलप करता है। तो यहाँ पे करिकुलम फॉर टीचर्स एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल जो है वो NCERT डेवलप करता है, यानी कि जो टीचर एजुकेशन के लिए जो करिकुलम बनाया जाता है कि हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें क्या टीचर्स को ट्रेन करने के लिए हम क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, या किस तरह से हम उनको करिकुलम सिलेबस प्रोवाइड करेंगे, तो ये सब जो है इसका सबका काम क्या है, NCERT करता है। ठीक है, और पहली 3 कक्षाओं में पढ़ना लिखना और अंकगणित जीवन कौशल का अध्यापन करना मेन एम बोला गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है NCFTE। NCFTE की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। N फॉर हो गया नेशनल, C फॉर करिकुलम, तो NC मतलब नेशनल करिकुलम याद रख लो। ठीक है, फिर फ्रेमवर्क हो गया, F, फिर T फॉर टीचर्स हो गया, और फिर E फॉर एजुकेशन हो गया। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, NCFTE जो है, मतलब NCF के साथ साथ TE लगा दो, टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो फुल फॉर्म याद हो जाएगी। 2009 में आया, ये कब आया, 2009 में आया। और इसमें जो है दो स्टेजेस की बात की गई है।
ठीक है। 2 स्टेजेस पे जो करिकुलम है उसको डेवलप करने की बात की गई। पहला स्टेज था प्राइमरी, दूसरा था एलिमेंट्री। प्राइमरी 1 से 5 कक्षा तक कहलाती है और जो एलिमेंट्री स्टेज है वो 1 से 8वीं कक्षा तक माना जाता है। तो दोनों ही स्टेजेस पे हम क्या करेंगे, टीचर्स एजुकेशन के लिए जो करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको बिल्डअप करेंगे, ठीक है। इसमें पाठ्यचर्या संचालन के 3 घटकों पे मुख्य रूप से जोर देने की बात की गई है। यानी कि जो पाठ्यचर्या हम बना रहे हैं प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल पे, उसमें बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट जरूरी हैं। सबसे पहले सिद्धांत, यानी हम थियोरेटिकल नॉलेज देंगे। दूसरा पेडागोजिकल नॉलेज भी देंगे हम, और तीसरा कुछ प्रैक्टिकल भी हम करवाएंगे। जैसे कि आपने बीएड किया, आपने डीएलएड किया होगा, आपने कोई भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया होगा, वहां पे हम क्या यही तो पढ़ाते हैं। टीचर्स को हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वहां हम पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, थ्योरी के साथ पेडागोजी भी हम पढ़ते हैं, और हम साथ के साथ जैसे हम जो प्रैक्टिकल है वो भी हम वहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो सिद्धांत पे, शिक्षण शास्त्र पे और प्रायोगिक कार्य पे, तीनों जो घटक है ये पाठ्यचर्या संचालन के घटक बोले गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है विमर्शी चिंतन। तो इस वाले यूनिट में विमर्शी चिंतन के बारे में बोला गया था। तो विमर्शी चिंतन मतलब होता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जॉन डीवी ऐसे व्यक्ति थे पहले जिन्होंने अध्यापक के लिए इस चिंतन को जरूरी समझा, ठीक है। तो कौन थे जिन्होंने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को इम्पोर्टेंट समझा? 1993 में जॉन डीवी ने कहा कि भाई जो चिंतन है, रिफ्लेक्टिव चिंतन है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है एक अध्यापक के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है कि जॉन डीवी ने क्या बोला कि रिफ्लेक्टिव थॉट एज एक्टिव रेजिस्टेंस एंड केयरफुल कंसिडरेंट ऑफ बिलीव इन द लाइट ऑफ ग्राउंड दैट सपोर्ट्स इट, ठीक है। ये डेफिनेशन है जो जॉन डीवी ने दी। तो अगर मान लो कि इस तरह का डेफिनेशन पूरा एज इट इज पेपर में आ जाता है तो केवल आप नाम भी याद रखोगे कि हाँ भाई हमने कभी जॉन डीवी पढ़ा था, तो आप फिर भी क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के 3 घटक बोले गए, 3 कंपोनेंट होते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के। पहला होता है खुली मानसिकता, यानी कि ओपन माइंडनेस होनी चाहिए। ओपन माइंड अगर है किसी व्यक्ति का जो खुल के सोच रहा है, चारों दिशाओं में सोच रहा है, तो उसकी क्या होगी? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होगी। उत्तरदायित्व का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई टीचर के अंदर अगर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग वो अगर आप देखना चाहते हो तो एक उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए और एक निष्ठता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए उसके विचारों में, है ना। तो ये तीनों है, खुली मानसिकता, उत्तरदायित्व और एक निष्ठा, तीनों ही जो कंपोनेंट है वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के अंदर आते हैं। फिर आता है शोयन के अनुसार विमर्शी प्रक्रिया के 3 पक्ष होते हैं। अब देखो अभी हम जॉन डीवी का पढ़ रहे थे, क्या पता आपसे शोयन से पूछ ले, ठीक है। तो शोयन जो एक एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने जो विमर्शी चिंतन है, जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, इसके 3 पक्ष बोला। पहला पक्ष था रिफ्लेक्शन इन एक्शन, यानी कार्य करते समय जो हम चिंतन करते हैं, इन एक्शन हो गया। फिर है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, यानी कि उस काम के बारे में सोचना, विमर्श करना। और तीसरा है रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन, यानी उस काम के लिए करना। तो काम करते समय, काम के बारे में और काम के लिए। तो इन एक्शन, ऑन एक्शन, फॉर एक्शन, अगर ऐसे करके एग्जाम में आता है कि इन एक्शन, ऑन एक्शन, फॉर एक्शन किसने दिया, तो नाम याद रखना, शोयन ने दिया, ठीक है। तो ये 3 एस्पेक्ट बोले रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के शोयन ने। आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 9 पे आते हैं। यूनिट नंबर 9 में एसएसए की बात की गई, ठीक है। एसएसए मतलब आपका सर्व शिक्षा अभियान, जो कब आया था? 2001 में आया, जो कि हम पढ़ चुके हैं। लास्ट यूनिट में एसएसए के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। और एसएसए के अनुसार इसके अंतर्गत जो है काफी सारी नीतियां अपनाई गई, जिसके अंदर शून्य अस्वीकार नीति भी अपनाई गई थी। तो अगर पूछेगा कि जो शून्य अस्वीकार नीति है वो किसका पार्ट है, ठीक है। तो जो शून्य अस्वीकार नीति है वो सर्व शिक्षा अभियान का एक क्या है, वो है, नीति है, ठीक है, अभियान है जो कि चलाया गया था। अब शून्य अस्वीकार नीति का मतलब क्या होता है कि किसी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को उसकी शिक्षा के अधिकार से हम वंचित नहीं करेंगे, किसी भी बच्चे को हम शिक्षा से डिप्राइव नहीं करेंगे जो बच्चा विशेष आवश्यकता वाला है। इसको कहा गया शून्य अस्वीकार नीति, यानी अस्वीकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे किसी भी स्टूडेंट को अगर वो स्पेशल नीड वाला है। तो ये कहाँ पे आया? आपका सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आया था। तो शून्य अस्वीकार नीति कहाँ पे आया ये याद रखना, और इसका अर्थ क्या होता है ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट, इसका मतलब पूछा जाता है। तो ये पेपर में आपके बहुत ही ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। तो पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म याद रखना,
P फॉर पर्सन, W फॉर विद और D फॉर डिसेबिलिटी। तो PWD एक्ट जो है कब आया? 1995 में आया था, इंपॉर्टेंट है। जिसमें जब ये 1995 में आया था तो इसके अंदर 7 प्रकार की जो अक्षमताएं हैं, डिसेबिलिटी है, उसका जिक्र किया गया था। लेकिन जब इसको रिवाइज किया गया 2016 में, ठीक है, तो इसको रिवाइज किया, संशोधित किया 2016 में, और 2016 में जो कुल डिसेबिलिटीज की को बताया गया वो 21 बताया गया है। तो अभी वर्तमान में इसकी जो संख्या है डिसेबिलिटीज की वो 7 से बढ़ा के क्या कर दी गई है? 21 कर दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इसरो के बारे में। तो इसरो का आपको क्या याद रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन एडुसेट का आपके एग्जाम में आया हुआ है डीएसएसबी में। तो इसरो ने लॉन्च किया था क्या? एडुसेट। एडुसेट क्या है? एडुसेट एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो एडुसेट जो है सैटेलाइट है जो कि इसरो के सहयोग से 2004 अक्टूबर में इसको स्टार्ट किया गया। और एडुसेट क्या है? सैटेलाइट है, जैसे मैंने बोला, शैक्षिक क्रियाकलापों को चलाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र को अच्छा करने के लिए एडुसेट को लॉन्च किया गया था। एंड इट इज अ सैटेलाइट जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा OER की और WWW की फुल फॉर्म याद रख लो। बेसिक OER की फुल फॉर्म होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, और WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों के लिए मुफ्त शैक्षिक संसाधन परियोजना। अब इसकी फुल फॉर्म देखो क्या है? प्रोजेक्ट ऑन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर स्कूल, OER4S। ठीक है, तो ये ऐसे याद रख लो, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि समझने वाला है, ये ऐसी फैक्चुअल चीजें जो आपको वैसे ही याद रखना है। तो ये जो OER4S आया, ये 2005 में आया, एक्ट आया था 2005 में, लेकिन इसको स्थापना जो है वो 2007 में की गई थी। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो एक्ट, इसके अंदर जो है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट आया वो 2005 में आया था, और 2007 में क्या आया था? NCPCR आया था। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। 2007 में क्या आया? NCPCR आया, यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, 2007 में स्थापना हुई। और 2005 में क्या आया? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स आया। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं यूनिट 10 पे। तो यूनिट 10 पे ज्यादा कुछ नहीं था, कुछ कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो आपको पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहले जैमेतियन कॉन्फ्रेंस आता है। जैमेतियन कॉन्फ्रेंस जो है वो 1990 में थाईलैंड में इसको किया गया कंडक्ट, और इसका जो थीम था जैमेतियन कॉन्फ्रेंस का वो था सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, सभी के लिए शिक्षा बाय इसका जो प्रयोजन किया वो किसने किया? यूनेस्को ने किया था। ठीक है, तो थीम याद रखना, सभी के लिए शिक्षा था जैमेतियन कॉन्फ्रेंस का। कहाँ पे हुआ? थाईलैंड में 1990 में हुआ, और इसमें 155 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, और यूनेस्को की फुल फॉर्म याद रखनी है बेसिक में, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? पेरिस में। ठीक है, और यूनेस्को का बेसिकली एम क्या था? यूनेस्को का एम यही है कि शिक्षा के माध्यम से किसको बढ़ावा देना? पीस को बढ़ावा देना, यानी शिक्षा के माध्यम से हम शांति को बढ़ावा देंगे, ये एम किसका है? यूनेस्को का है। और इसका जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको उसका निर्माण यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है कि 1996 में क्या हुआ? यूनेस्को ने एक सम्मेलन किया। क्या किया था यूनेस्को ने? 1996 में एक सम्मेलन किया, जिसमें इन्होंने शिक्षा के 4 पिलर्स बताए, 4 पिलर्स एजुकेशन के इन्होंने बताए थे। अब वो 4 पिलर क्या है एजुकेशन के? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। तो ये एग्जाम में आपका डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि शिक्षा की अवधारणा देने के साथ साथ 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन किसने घोषित किया या किसने बताया? तो 4 जो स्तंभ है शिक्षा के वो यूनेस्को ने 1996 में दिया, और वो 4 स्तंभ आपको याद रखना है। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर और लर्निंग टू बी। तो टू नो, टू डू, टू लिव और टू बी जो है 4 स्तंभ है जो यूनेस्को ने बताए शिक्षा के बारे में। ठीक है, सो गाइज इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर, तीनों जो यूनिट है, जो भी इंपॉर्टेंट इसमें बातें थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं 8, 9, 10 में। और इसके साथ हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लॉक होता है कंप्लीट इसमें। ठीक है, इसमें 501 जो हमारा कोर्स है, ये कोर्स कंप्लीट होता है। अब हम 502 कोर्स में जो जो बातें हैं उसको इसी प्रकार से कोशिश करेंगे
जानने की। आई होप कि इस वीडियो से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।